हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे आपकी इतनी ह्यूज डिमांड के बाद हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई सीरीज जो कि है जीसी लियोंग ज्योग्राफी की। और ये चैप्टर 1 है जिसका नाम है द अर्थ एंड द यूनिवर्स। तो शुरू करने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे अपने प्यारे यूनिवर्स को। तो यूनिवर्स में आप जानते हैं कई तरह की चीज़ें होती हैं, है ना। अरबों खरबों यहाँ पे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, है ना, बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत कुछ है। और इतने जो स्टार्स हैं, ये स्टार्स जो हैं वो ऐसा तो है नहीं बहुत रेगुलर है कि मतलब यहाँ पे है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। ऐसा रेगुलरिटी कहीं पे भी नहीं है स्टार्स में। ये क्लस्टर्स में फॉर्म होते हैं। और उन क्लस्टर्स को अगर आप बेटर कहो तो गैलेक्सी आप बोलोगे, ठीक है, उसको गैलेक्सी बोलोगे या आप नेबुलास कह सकते हो। गैलेक्सी भी 3 तरह की होती है, स्पाइरल गैलेक्सी होती है, एलिप्टिकल गैलेक्सी होती है, कुछ इर्रेगुलर गैलेक्सी होती है। और हर एक गैलेक्सी में बहुत सारे 100 मिलियन से ऊपर स्टार्स होते हैं। हमारी गैलेक्सी, बचपन से हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, आकाशगंगा है, बहुत बड़ी है। ये गैलेक्सी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसमें ही कहो अगर आप तो करीब 1 लाख स्टार्स, 1 लाख मिलियन स्टार्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप ये कहोगे सबसे करीब वाले स्टार, जो सबसे क्लोज़ेस्ट स्टार है, उससे कितना वक़्त लगता है लाइट को हम तक पहुँचने में, तो उससे भी अगर वो लाइट की स्पीड से भी चल रहा है तब भी हम तक पहुँचने में उसको 4 साल लग जाएँगे। वही जगह जो सन है हमारे काफ़ी करीब है और उससे भी यहाँ तक हमारे तक लाइट को पहुँचने में 8 मिनट और कुछ सेकंड्स लगते हैं। वही जगह अगर मैं मून से बताऊँ, है ना, जो हमारा सैटेलाइट है, अगर मैं नेचुरल सैटेलाइट जो हमारा मून है, अगर मैं उससे बताऊँ तो हमारे तक आने में सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 सेकंड लगता है। तो यहाँ हमने गैलेक्सीज़ वगैरह की बात की। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे कुछ हमारे प्यारे सोलर सिस्टम के बारे में। तो बहुत ही प्यार से आप इस प्लूटो को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि इसको हटा दिया गया था। तो सोलर सिस्टम आप जानते हैं क्या होता है ना, कि ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम है ना, सन का। और ऑब्जेक्ट्स के आसपास, सन के आसपास ऑर्बिट करते हैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, है ना। सन के टेम्परेचर की बता दूं तो करीब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का इसका टेम्परेचर है बाहर से। और इसका सरफेस टेम्परेचर इतना है और अगर हम इंटीरियर जाते हैं तो इंटीरियर में 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कितनी ही गर्म है ये सन। फ्लेम्स निकला करती हैं, बिल्कुल फायरी गैसेस निकला करती हैं, बहुत ही खतरनाक है। उसका साइज़ बताएं तो आपको साइज़ आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन अर्थ से ये 3 लाख गुना बड़ा है। कितना ज़्यादा बड़ा हो गया सन, आप सोच भी नहीं सकते। फिर कुछ जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्लैनेट रहेगा मरकरी। जैसा कि आप देख सकते हैं सन के सबसे करीब मरकरी है। तो मरकरी को हम पहले डिस्कस करेंगे। स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सन के बहुत पास है, सिर्फ और सिर्फ 36 मिलियन माइल्स दूर है ना। तो अब अगर हम बात करें ये यहाँ पे यूनिवर्स की, तो स्पेस की बात करें तो उसमें 36 मिलियन माइल्स बहुत ही पास होता है, लेकिन हमारे लिए तो वो भी बहुत दूर है। और यहाँ पे अगर हम बताएं तो एक साल जो ये इसमें मरकरी प्लैनेट पे जो एक साल होता है वो सिर्फ और सिर्फ 88 डेज का होता है, सिर्फ और सिर्फ 88 दिनों का होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट हम आता आता है वीनस, ठीक है। तो जो वीनस है, वीनस का जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस डिस्टेंस अवे है फ्रॉम द सन और ये नेक्स्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट है ना। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, वीनस जो है वो नेक्स्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट है। इसी तरह से हम पूरी सीरीज को यहाँ जो है आगे बात करेंगे। तो वीनस देखिए नेक्स्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट है और इसको आप अर्थ ट्विन भी बोलते हो, है ना, अर्थ का जुड़वा भाई। क्यों, हम पड़ोसी हैं तो कुछ ना कुछ तो मैच करेगा ही। इसकी साइज, डेंसिटी, वेट, है ना, कुछ बहुत कुछ मैच करता है अर्थ से। तीसरा प्लैनेट बताएं सबसे खूबसूरत और सबसे यूनिक, वो है हमारी प्यारी पृथ्वी, हमारा अर्थ। ये इतना डिफरेंट क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे लाइफ जो है वो संभव है। और इसका खुद का एक नेचुरल सैटेलाइट भी है जिसे हम लोग मून कहते हैं। वो 2,38,900 माइल्स अवे है ना। और ये ईस्टवर्ड घूमता है अर्थ के, है ना, वंस इन एवरी 27 डेज। उसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट बात करेंगे हम मार्स के बारे में, मंगल ग्रह। और ये जो है इसमें डार्क पैचेस हैं इसके सरफेस पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डार्क पैचेस हैं इसके सरफेस पे। और ये माना जा रहा है, काफ़ी एस्ट्रोनॉमर्स ये बात कह रहे हैं कि मार्स पे हो सकता है कि लाइफ हो, ठीक है। अर्थ के बाद मार्स ऐसा प्लैनेट होगा जहाँ पे लाइट होगी। नेक्स्ट प्लैनेट हमारा प्यारा जुपिटर है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसमें देख रहे हैं डार्क कलर के कुछ सर्कुलर जो है डार्क और लाइट, ये देखिए यहाँ पे बने हुए हैं, है ना। और
कई सारी गैसेस से बना हुआ है ये, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन से, है ना। दूसरे प्लैनेट से डिस्टिंग्विश आप इसको कैसे करोगे? आप देख रहे हो ये सर्कुलर लाइट और डार्क बैंड इस पे जो देखिए कुछ इस तरह के बने हुए हैं, तो इससे आप कर सकते हो। और ये बात है, ये काफ़ी ठंडा प्लैनेट है। प्रोबेबली कहते हैं इसमें कि -200 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर है, या -130 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। तो ये बात मैंने करी। उसके बाद हमारा प्लैनेट आता है सैटर्न। तो सैटर्न अपना यूनिक फीचर क्या है कि इसमें रिंग्स देखी जाती हैं, और रिंग की वजह से काफ़ी ये खूबसूरत लगता है। इसमें कुछ 3 रिंग्स हैं, है ना? और इसका साइज़ जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है ना? जुपिटर के बाद यही आता है। और इस समय तो अभी जो रिसेंट न्यूज़ थी उसके हिसाब से लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून भी इसी के पास है ना? टाइटन भी इसका एक मून है। फिर यूरेनस की बात करते हैं। यूरेनस काफ़ी वक़्त तक हमें पता नहीं चला कि प्लैनेट है। ये 18th लेट 18th सेंचुरी तक हमें पता नहीं था, और पहली बार देखा गया, है ना? ये फेंट ब्लश ग्रीन डिस्क के तौर पे, है ना? काफ़ी पावरफुल एक टेलीस्कोप थी, उसके माध्यम से देखा गया। और ये कहते हैं कि 50 गुना बड़ा था अर्थ से, और 15 गुना ज़्यादा भारी भी था। और दूसरे प्लैनेट्स के विपरीत जो सैटर्न है इसकी एक सॉरी जो यूरेनस है इसकी एक ख़ास बात है, वो ये है कि ये सन के पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अब आप समझोगे कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है ना? ये जो है वो वेस्ट से ईस्ट नहीं घूमता, ये ईस्ट से वेस्ट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है ना? और इसमें कुछ 5 सैटेलाइट हैं, उतना तो नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लास्ट प्लैनेट पड़ेगा वो पड़ेगा नेपट्यून। तो नेपट्यून आप जानते हैं काफ़ी पड़ोसी हैं, तो काफ़ी क्लोज़ली रिज़ेम्बल करता है ये यूरेनस को, है ना? और यूरेनस को करता तो है, एक्सेप्ट दैट इसमें सिर्फ 2 नोन सैटेलाइट हैं, और सॉरी 2 नोन सैटेलाइट्स हैं, हाँ। और ये प्रोबेबली ज़्यादा ठंडा है ना? क्योंकि जितना भी सन से जितना भी दूर हो जाएगा प्लैनेट, है ना? तो उतना ज़्यादा वो ठंडा होगा। तो सन अगर यहाँ पे है तो इतनी दूर रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ठंडा होगा, और ये यूरेनस से भी ज़्यादा ठंडा होगा। ये बात भी बहुत ही कॉमन सेंस है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑर्बिट्स जो होते हैं प्लैनेट्स के, ये सर्कुलर तो होते नहीं हैं, एलिप्टिकल होते हैं। और इस वजह से जो अगर हम बताएं आपको प्लूटो के बारे में, तो चलिए प्लूटो इतना नहीं डिस्कस करते हैं, वो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब उसमें है भी नहीं है, तो उसको कोई मतलब नहीं है। आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे, बात करेंगे शेप ऑफ द अर्थ के बारे में, है ना? शेप ऑफ द अर्थ कैसा है शेप? तो देखिए पहले तो बहुत ये था कि अर्थ कैसा है, लोग घूमने नहीं चाहते थे कि ऐसा ना हो कि भाई फ्लैट हो अर्थ, और हम कहीं जाएं इस तरीके से जा रहे हों, और हम कहीं पे एकदम से गिर जाएं, कोई फॉल आ जाए, है ना? बहुत टाइम के बाद ये बात पता चली कि अर्थ भाई गोल नहीं है, अर्थ कोई फ्लैट नहीं है, अर्थ जो है वो स्फेरिकल है शेप में। तो इस बारे में पता चला बहुत टाइम के बाद, और ये प्रूव भी हुआ, बहुत सारी इसके रीजंस भी दिए गए। और इसका जो आपका इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस है, ये कुछ अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये जो है 24,897 माइल्स का है। और उसका जो पोलर सरकमफ्रेंस है, अगर मैं इसकी बात बताऊँ तो ये करीब 83 माइल्स का है ना? और जो इसका इक्वेटोरियल डायमीटर है ये 7,926 माइल का है, और पोलर डायमीटर इसका जो है वो 26 माइल का है। तो इससे पता चलता है कि भई ये बीच में तो फूला हुआ है, और ऊपर जो है वो पिचका है, तो ऑब्वियस सी बात है स्फेरिकल है। और यहाँ पे कुछ पोल्स पे हल्का-सा फ्लैटेंड भी है, एक ऑरेंज की तरह, है ना? तो ऐसे एक संतरा होता है उस तरह सा कुछ फ्लैटेंड भी है ये। और इनफैक्ट आप कह सकते हो इसको जियोइड कह सकते हो। जियोइड मतलब अर्थ शेप्ड बोल सकते हो। तो इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंसेस भी हैं, है ना? ऐसा नहीं है प्रूफ के बिना कोई बात नहीं होती। तो प्रूफ है, तो पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्या प्रूफ है? सरकम, है ना? तो नेविगेशन ऑफ द अर्थ देखिए, तो देखिए जो पहले थे जिन्होंने पूरा वर्ल्ड का टूर लगाया, उनका नाम था फर्डिनैंड मैगेलन, है ना? अगर हम स्पेलिंग बताएं तो फर्डिनैंड की स्पेलिंग होती है FERDINAND। तो फर्डिनैंड मैगेलन MEGELLAN, ठीक है? और उनके क्रू भी उनके साथ गए थे। और यहाँ पे ये 1519 से लेके 1522 तक के लिए इन्होंने मतलब चक्कर-वक्कर लगाया, और ये डाउट जो है क्लियर हुआ, और ये बात हुई कि अर्थ भैया स्फेरिकल है। क्योंकि कोई भी ट्रैवलर जो भी घूमता है, वो कभी भी उसने कोई इसका एंड नहीं देखा, ठीक है? तो ये वाली बात तो यहाँ पे प्रूफ होती है। दूसरी बात क्या होती है? सर्कुलर हॉरिज़ॉन की। तो इसका क्या है कि जो डिस्टेंस है ना? तो जो डिस्टेंस है ये आपका हॉरिज़ॉन का, ये देखा जाता है फ्रॉम द डेक ऑफ द शिप एट सी, और फ्रॉम अ लैंड इज़ ऑलवेज एंड एवरीवेयर सर्कुलर इन शेप। ये जो सर्कुलर हॉरिज़ॉन है ये वाइडन होता है जैसे-जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, एंड कुड ओनली बी सीन ऑन अ स्फेरिकल बॉडी, ठीक है? ये आप स्फेरिकल कोई चीज़ है तभी आप ऐसा देख सकते हो, है ना?
तो ऐसा है कि मतलब जैसे सपोज़ करिए कि कुछ इस तरीके से है ना? एक सर्कुलर हॉरिज़ॉन है आपका कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो कुछ इस तरह से। तो जो इंक्रीज़िंग जैसे-जैसे एटीट्यूड इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे-वैसे क्या होगा कि ये सर्कुलर हॉरिज़ॉन और ज़्यादा वाइड होता जाएगा। और तो ऐसा कुछ है। उसके बाद अगर हम बात करें शिप्स विज़िबिलिटी, हाँ, इतना कुछ नहीं है बट हम आपको बहुत ही नॉर्मल शब्दों में समझा देते हैं कि देखिए जब शिप जो है वो काफ़ी दूर से देखी जाती है, डिस्टेंस हॉरिज़ॉन से देखी जाती है, टॉप जो होता है, टॉप ऑफ द मास्ट ये आपको पहले दिखता है ना? क्या कहते हैं, हल से पहले दिखता है। और सेम तरीके से जब ये हार्बर को छोड़ती है तो इसका जो डिसअपीयरेंस है ना? ओवर द कर्व सरफेस ये भी इक्वल होता है ना? इक्वल और धीमे-धीमे होता है। अगर शिप जो है वो फ्लैट होती तो पूरा ही शिप जो है वो देखने को मिलती। मतलब समझिएगा, ये कुछ इस तरह से मामला होता है ना? तो अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ रही है, तो पहले धीमे-धीमे डेक दिखेगा, धीमे-धीमे, धीमे-धीमे फिर पूरा हिस्सा दिखेगा उसका, ठीक है? और जब जा रही होगी तो ऐसा नहीं लगता है कि एकदम से यूँ गायब हुई, भई अगर अगर भई सीधा होता तो पूरी-पूरी शिप जाती दिखती, लेकिन धीमे-धीमे, धीमे-धीमे ऐसे गायब होते क्यों दिखती है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद चौथा पॉइंट है सनराइज़ एंड सनसेट, है ना? सनराइज़ एंड सनसेट अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें ये है कि जो सन जो निकलता है, जो सूरज निकलता है और जो सूरज ढहता है ना, मतलब जब सेट होता है, सनराइज़ और सनसेट, है ना? डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में होता है ना? और क्योंकि अर्थ जो है आप जानते हैं कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है ना? तो जो प्लेसेस होती हैं ईस्ट में, है ना? जो प्लेसेस ईस्ट में होती हैं वो जो है क्या करती हैं कि मतलब प्लेसेस जो ईस्ट में होती हैं वो पहले सूरज को देख लेती हैं, है ना? उन कंपैरेटिवली टू प्लेसेस हु आर इन दी वेस्ट, है ना? अगर जो है अर्थ फ्लैट होता, अगर अर्थ सपोज करो कि फ्लैट होता तो पूरा ही वर्ल्ड जो है उसमें एक ही सनराइज एक ही टाइम पे होता और सनसेट भी एक ही टाइम पे होता, है ना? तो हम ये जानते हैं बट ऐसा तो होता नहीं है, तो इस वजह से अब अगर मैं ऐसे बताऊं कि देखो जैसे यही इसी को ही अर्थ मान लो, है ना? अब ये सन है, ठीक है, ये मान लो सन है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पड़ रही है रोशनी, यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, तो एक साथ पूरे वर्ल्ड में तो अंधेरा या एक साथ तो पूरे वर्ल्ड में उजेला होता नहीं है ना? तो इसका मतलब है कि सन कहीं न कहीं जो है वो अम, अ, सॉरी अर्थ कहीं न कहीं जो है वो स्फेरिकल है। अगर सपोज़ करो एक टेबल जैसा होता, तो ये जो सन है इसकी रोशनी जो है हर जगह पड़ जाती, यहाँ भी पड़ती, यहाँ भी पड़ती, यहाँ भी पड़ती, है ना? ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जिससे आप काफ़ी क्लियरली इस बात को समझ पाओगे। जैसे कि लूनर इक्लिप्स, है ना? तो लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, जो शैडो बनती है अर्थ के द्वारा मून पे ड्यूरिंग द लूनर इक्लिप्स, है ना? मतलब जो है आपका चंद्र ग्रहण के टाइम पे, है ना? ये हमेशा सर्कुलर होती है। जो भी शैडो मून पे आप देखोगे तो देखते नहीं हो, आपको टीवी वाले भी दिखाते हैं कि सर्कुलर शैडो बन रही है ना? तो आर्क का शेप लेती है धीमे-धीमे, धीमे-धीमे, है ना? क्यों? क्योंकि सर्कुलर शैडो इसलिए बनती है क्योंकि भैया अर्थ गोल है। समझ रहे हो? उसके बाद बात करेंगे प्लैनेटरी बॉडीज़ और स्फेरिकल के बारे में, तो सॉरी प्लैनेटरी बॉडीज़ आर स्फेरिकल। तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ कि हम टेलीस्कोप से जो भी चीज़ें देखते हैं, जितने भी और प्लैनेट्स को देखते हैं, उनको देखते हैं कि वो राउंड ही हैं, है ना? सारे बाकी प्लैनेट जो हैं वो राउंड ही हैं, चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो स्टार्स हों, है ना? इनके पास सर्कुलर आउटलाइन ही है ना? एक ही एंगल लगता है कि गोल हैं सब, है ना? तो अर्थ कोई अलग तो है नहीं, है ना? इकलौता एक्सेप्शन तो हो नहीं जाएगा, वो भी ऑब्वियस सी बात है कि गोल ही होगा। उसके बाद ड्राइविंग पोल्स ऑन लेवल ग्राउंड ऑन अ कर्व्ड अर्थ। तो इसमें क्या है कि इंजीनियर्स जब व्हेन ड्राइविंग पोल्स ऑफ द इक्वल लेंथ, जब इंजीनियर्स जब ड्राइव करते हैं पोल्स टू द इक्वल लेंथ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ग्राउंड हैव फाउंड दैट दे डू नॉट गिव अ परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, जब इन्होंने ये सब देखा तो इसमें इन्होंने कोई परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं पाया, है ना? जो सेंटर था पोल का वो नॉर्मली हल्का सा जो है वो स्लाइटली अबव था पोल के, मतलब समझ रहे हो? जो सेंटर था वो हल्का सा देखो ऊपर है। यहाँ पे जब इन्होंने देखा, नाप के देखा चीज़ों को, तो भई ऑब्वियस सी बात है कि ये देखो हल्का सा यहाँ पे आके ऐसा तो है नहीं, हल्का सा ये ऊपर इनको देखने को मिला, है ना? तो इससे ये बात पता चलती है ना, कि जब ये ऊपर था एंड पे तो बिकॉज़ कर्वेचर ऑफ द अर्थ की वज़ह से ऐसा था, ठीक है? तो ऐसे समझो आप कि सपोज़ करो ये ऊपर से ऐसे गोला है ना? अरे यहीं पे समझाती हूँ मैं 1 मिनट। ना ये बढ़िया टेम्पलेट है। देखो भई यहाँ पे अगर इस तरीके सा है, अब यहाँ अगर आप यहाँ का नापो, अगर आप सेम लाइन 1 मिनट,
सेम लाइन यहाँ पे देखो और सेम लाइन अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा कि एक साइज़ की लाइन नहीं है, ठीक है? ये और ये बड़ी लाइन हो गई, अगर आप बराबर से देखो, ये थोड़ी छोटी लाइन हो गई क्योंकि ये हल्का-सा ऊपर उठा हुआ है ना? तो ये चीज़ भी हमें दर्शाती है कि अर्थ जो है वो गोल है, ठीक है? उसके बाद हम एरियल फ़ोटोग्राफ्स के बारे में बात करें तो देखिए पिक्चर्स ली गई हैं काफ़ी बड़े-बड़े हाई एल्टीट्यूड से, है ना? रॉकेट्स के द्वारा ली गई हैं, सैटेलाइट के द्वारा ली गई हैं। ये बात भी क्लियरली शो करती हैं कि कर्व एज है ना? हल्का-सा कर्वी है ये अर्थ का एज जो है, ये परहैप्स सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग बात है ना? कि अप टू डेट प्रूफ है कि भैया देखो फ़ोटो-वोटो खींच के भी पता चल गया है कि अर्थ जो है वो क्या है? वो गोल है, ठीक है? ठीक है? अच्छा फ़ोटोग्राफ में एक चीज़ और है कि जब अपोलो मिशन गया था, अपोलो 8 मिशन गया था 1968 में मून पे, तो वहाँ से जब फ़ोटो-वोटो खींची गई थी, तो लैंडिंग के टाइम पे तो भी देखा को मिला था कि भई अर्थ की कुछ इमेजेस थी जो कि अर्थ को गोल दिखा रही थी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करना चाहेंगे हम अर्थ के मूवमेंट के बारे में। तो आप जानते हैं हम हमेशा से ही जो है भैया जो है कॉन्शियस हैं, है ना? मूवमेंट को लेके, है ना? कि हमें पता है भैया मूवमेंट कैसा है सन के आस-पास, है ना? और अर्थ क्या करता है, क्या नहीं करता है ना? हम ले लेकिन ये बात नहीं हमेशा रियलाइज़ कर पाते कि जो अर्थ है ना? और लगता है कि बस एकदम एक जगह है लेकिन ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है ना? हमें समझ नहीं आ रहा लेकिन ये चल रहा है ना? तो अर्थ के मूवमेंट की बात करेंगे। अर्थ जो है वो 2 तरीके से जो है मूव करता है ना? हम सुन तो रहे हैं बचपन से लेकिन फिर भी हम बात करना चाहेंगे इसके बारे में। एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है? तो रोटेशन क्या होता है जब अपनी एक्सिस पे, है ना? जैसे ये है, यहाँ पे ही वो अर्थ जो है अपने आप ही में यूँ नाच रहा है, तो वो रोटेशन है। ये वेस्ट टू ईस्ट नाचता रहता है ना? हर एक 24 घंटे में तभी वो दिन-रात होते रहते हैं, है ना? और डे एंड नाइट इसी रोटेशन की वज़ह से होता है और साथ ही साथ ये रिवॉल्व भी कर रहा है सन के पास, ठीक है? तो अब ये है सन तो इसके इसके पास भी जो है अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो इसे रिवोल्यूशन बोलते हैं, है ना? इसमें जो है 365 एंड 1/4 डेज़ लगते हैं, है ना? और इसकी इस रिवोल्यूशन की वज़ह से सीज़न्स होते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि अर्थ का जो रोटेशन है उसकी वज़ह से डे एंड नाइट हो रहा है और अर्थ का जो रिवोल्यूशन है उसकी वज़ह से सीज़न्स हो रहे हैं। बात क्लियर है? हुँ? आगे बात करते हैं, है ना? तो ये सब पिक्चर्स वग़ैरह हैं। ठीक है? डे एंड नाइट वगैरह अब हम एक करके आपको क्लियरली समझाते हैं डे एंड नाइट के बारे में। तो देखिए जब अर्थ रोटेट करता है अपने खुद के एक्सिस पे, ठीक है? मतलब ये अपने आप ही में जब यहीं पे ही एक्सिस पे कर रहा है, ठीक है? तो क्या होता है ओनली सिर्फ़ वो पोर्शन अर्थ का जो है वो जो कि लाइट रेज़ में आता है, सन में लाइट रे जिस पे पड़ रही होती हैं, ठीक है? वो उस वहाँ पे डे होता है, वही जगह जो इधर जिस पे सन रेज़ नहीं पड़ रही हैं, वो यहाँ पे डार्क होगा और वहाँ पे रात होगी, है ना? बहुत ही सिंपल सा है डार्कनेस का यही सीन है सनराइज़ और ये, है ना? तो अभी कुछ नहीं है, इतना कुछ बहुत टफ चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। तो डे एंड नाइट मेन बात रखिएगा कि अर्थ जब रोटेट करता है तो उस वजह से होता है ना, स्पिनिंग की वजह से क्या होता है कि जब सन की रेज़ जिधर पड़ती हैं वहाँ दिन, जहाँ नहीं पड़ती वहाँ पे रात। हुँ? उसके बाद अर्थ के रिवॉल्यूशन की आइए कुछ बात करते हैं। तो आपको पता ही है एलिप्टिकल ऑर्बिट पे अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है सन के आसपास, है ना? स्पीड इसकी अगर मैं बताऊँ तो स्पीड इसकी है 18.5 माइल्स पर सेकंड, है ना? तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। तो इसमें टाइम कितना लगता है? इसमें टाइम लगता है आपको पता ही है 365 डेज़ एंड 1/4 डे, है ना? तो जब 1/4 दिन और वही जो 1/4 दिन 4 सालों तक इकट्ठा हो जाते हैं, तो 4 सालों के बाद 1 दिन और बढ़ जाता है जो फरवरी के महीने में रखा जाता है, उसे हम लोग 29 फरवरी मनाते हैं लीप ईयर के नाम से, है ना? तो ऐसा कुछ होता है, रोटेशन के बारे में हमने जाना। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे रिवॉल्यूशन के बाद कुछ वेरीफाइंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। तो कैसे है, क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जो एक्सिस है हमारे अर्थ का, है ना? ये देखिए हल्का-सा टिल्टेड है, ठीक है? एक इमेजिनरी लाइन है, टिल्टेड है और मतलब टिल्टेड है, इंक्लाइंड है, आप ये कह सकते हो। अर्थ इज़ इंक्लाइंड टू द प्लेन ऑफ इलिप्टिक। इलिप्टिक मतलब द प्लेन इन व्हिच द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन। तो ये हल्का-सा जो है वो इंक्लाइंड है, हल्का-सा देख सकते हैं आप इस इमेज में। और एंगल इसका क्या है? एंगल इसका है 66 एंड अ हाफ डिग्री, ठीक है? और इसकी वजह से कई सारे सीज़न्स होते हैं,
है ना? और वेरी करती है लेंथ डे और नाइट की। आप देखते हैं कि भई सोल्स्टिस पड़ता है, इक्विनॉक्स पड़ता है ना? हमने देखा है सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है ना? तो इस वजह से जो लेंथ है ना? जो पूरे जो है दिन दिन का जो टाइम है वो कम और ज़्यादा होता है इसी एक रीज़न की वजह से। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एक्सिस जो है ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन से, और सारे ही ग्लोब जो हैं और सारे पार्ट जो हैं ग्लोब के, ये इक्वल डेज और नाइट्स होते हैं, है ना? ऑलमोस्ट अगर कह दो सारा टाइम तो होते ही है इक्वल दिन और रात, मगर चेंजेस होते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर टाइम सिर्फ इक्वल ही उसी टाइम पे निकलेगा सूरज, उसी टाइम पे गिरेगा, लेकिन चेंज होता रहता है। सेट भी जो है ज़रूरी नहीं है कि सेम, अगर मान लो सुबह 5 बजे निकल आया तो शाम को 6 बजे जो है वो जो है सनसेट होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है? अब देखिए हम बताते हैं आपको कैसे होता क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है? अगर हम यहाँ पे नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या होता है, विंटर्स के टाइम पे दिसंबर में जैसे कि हम नॉर्थवर्ड जाते हैं तो जो ठंडक का मतलब ठंडक कह रही हूँ मैं, मतलब जो घंटे होते हैं डार्कनेस के, है ना? तो वो जो है यहाँ पे बढ़ते जाते हैं। और आर्टिक सर्किल की अगर हम बात करें, ठीक है? आर्टिक और अंटार्कटिक सर्किल 2 तरह के सर्किल होते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, आर्टिक सर्किल की बात करूँ, मतलब 66 है ना हाफ डिग्री नॉर्थ में जो सन है वो कभी भी नहीं निकलता, और यहाँ पे डार्कनेस रहती है पूरे दिन, है ना? इन द मिडल विंटर, मतलब 22 दिसंबर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो ठंडक में यहाँ पे सूरज तो निकालता ही नहीं है। ठीक है? तो पहली बात तो ये हो गई। आर्टिक सर्किल के आगे बताओ, नंबर ऑफ डेज़ जो हैं इसमें कंप्लीट डार्कनेस होती है, वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, है ना? जब तक के लिए हम नॉर्थ पोल नहीं पहुँच जाते हैं, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री पे हम नहीं पहुँच जाते। ठीक है? और जब जो है यहाँ पे क्या होता है कि इस जगह पे क्या होता है 90 डिग्री पे कि 6 महीने जो है वो यहाँ पे डार्कनेस रहती है, और 6 महीने यहाँ पे जो है वो सूरज उगता है। तो ये हमने बात करी यहाँ पे दिसंबर के महीने की। फिर अगर हम समर में बात करें, जून के टाइम पे बात करें, तो कंडीशन जो है वो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाती है। ठीक है? अब यहाँ क्या है कि डे लाइट जो है वो बढ़ जाती है ना? ये पोल की तरफ जो है इंक्रीजेस, जैसे ही हम पोल की तरफ जाएंगे तो वैसे डे लाइट बढ़ने लग जाएगी। ठीक है? और आर्टिक सर्किल में जब हम पहुंचेंगे तो जो सन है वो कभी भी मतलब सेट नहीं होगा। मतलब ये अब सन क्या है कि सूरज डूबेगा ही नहीं वहाँ पे, है ना? और मिड समर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 21 जून की बात करूँ, तो यहाँ पे कंप्लीट 24 घंटे कॉन्टिन्यूअस आपके सर पे सन रहेगा और डे लाइट रहेगी। ठीक है? तो समर में जो रीजन है नॉर्थ का, है ना? नॉर्थ जो आर्टिक का नॉर्थ का हिस्सा है, समर के टाइम पे ये पॉपुलरली इसको हम लोग लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोलते हैं। मतलब अब सारा टाइम तो सन ही निकल आया है, इसलिए हम लोग ये समझिएगा समर में जो रीजन है नॉर्थ का क्या कहते हैं आर्टिक सर्किल के, ये पॉपुलरली कहा जाता है लैंड ऑफ द मिड नाइट सन। ठीक है? नॉर्थ पोल में यहाँ पे 6 महीने कॉन्टिन्यूअस डे लाइट रहती है। तो समझ गए, गर्मी के टाइम पे 6 महीने डे लाइट, जाड़े के टाइम पे 6 महीने सन निकलता ही नहीं है ना? तो यही एक रीज़न है, इसके इंक्लाइंड होने की वजह से चीज़ें बदलती हैं। अब अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में चले जाएँ तो सेम प्रोसेस होता है, एक्सेप्ट द कंडीशन आर रिज़र्व। ठीक है? अब एक्सेप्ट दैट द कंडीशन आर रिवर्स्ड। जब समर होती है नॉर्दर्न में, तो यहाँ पे सदर्न के कॉन्टिनेंट्स में क्या होता है, विंटर होती है। मान लो यहाँ पे जो है वो समर है, तो फिर साउथ वाले में क्या होगा, विंटर होगी, है ना? और मिडल समर जब नॉर्थ पोल पे होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, मिड विंटर हो जाता है साउथ पोल में। तो वही कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं, और कोई बात यहाँ पे नहीं होती है साउथ वाले हिस्से में। क्लियर है? तो बाकी सब हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एटीट्यूड ऑफ द मिड डे सन। ठीक है? अब ये क्या है एटीट्यूड ऑफ द मिड डे सन? देखिए सन वर्टिकली जो है खोपड़ी पे होता है, ओवरहेड होता है एट द इक्वेटर। आप जानते हैं इक्वेटर में क्या हो जाता क्या है, एक सेकेंड सॉरी, इक्वेटर में क्या होता है कि जो सन है वो यहाँ पे, है ना? कुछ अब ऐसे आएगा यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारा टाइम एकदम सर पे ही रहता है सन, है ना? और मतलब कब कब रहता है वर्टिकली सर पे, कब रहता है एट द इक्वेटर ऑन 2 डेज ईच ईयर, है ना? 2 दिनों में, 2 दिन साल के हर साल के 2 दिन में जो सन होता है वो वर्टिकली ओवरहेड रहता है इक्वेटर पे, है ना? ये यूजुअली दिन कौन कौन से होते हैं, एक होता है 21 मार्च और दूसरा होता है 21 सितंबर, है ना? अब आप मुझे बताइए कि 21 मार्च और 21 सितंबर को क्या पड़ता है? तो देखिए 21 मार्च को पड़ता है, हम जिसे कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है? और 21, यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं, यहाँ पे 21 मार्च को पड़ता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। वही जगह 23 सितंबर को जो पड़ता है वो होता है ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है? तो ये ऑटम इक्विनॉक्स है, ये
आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स है ना। तो हमने ये इमेज आपको दिखाई। तो यहाँ पे क्या होता है, क्यों, क्योंकि भाई डेट चेंज होती है, क्योंकि ईयर एग्जैक्टली 365 डेज का तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो 2 दिन है इनको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। इसका मतलब इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट, ठीक है। क्योंकि इन दोनों दिन क्या होता है, जो सारे पार्ट होते हैं, वर्ल्ड के, है ना, इसमें इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होती हैं, ठीक है। तो जब ये मार्च वाला इक्विनॉक्स हो जाता है तो सन जो है वो अपीयर करता है टू मूव नॉर्थ, है ना। और ये जो है वो वर्टिकली ओवरहेड हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ वो वर्टिकली जो है वो आपका जो है ओवरहेड हो गया, मतलब सर पे आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस पे पड़ता है, 23.5 नॉर्थ पे, है ना। तो यहाँ पड़ता है। और ये किस दिन की बात है, जब खोपड़ी पे होता है ये, मतलब सर पे हो जाता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ये बात है 21 जून की, है ना। और इसे हम लोग बोलते हैं जून या फिर समर सोलिस्टिस, है ना। अब आपको एक इमेज दिखा दूं यहाँ पे मैं। तो जून या फिर समर सोलिस्टिस ये कब पड़ता है, 21 जून वाले दिन। क्लियर है। तो ऐसी बात होती है जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है इसमें लॉन्गेस्ट दिन हो जाता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है ना। नॉर्थ में क्या होता है, हम लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी, ठीक है। ये 21 जून को आप फील कर सकते हो, ठीक है। अभी खैर निकला है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि दिसंबर आते आते, ठीक है, 22 दिसंबर की बात है। ये देखिए दिसंबर में हम लोग ये यहाँ पे ये जो है ये विंटर सोलिस्टिस जिसको बोलते हैं। तो दिसंबर में क्या हो जाता है कि सन जो है ये ओवरहेड होता है द टॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। आप जानते हैं 3 है ना, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ केप्रिकॉन और बीच में इक्वेटर, ठीक है। तो अच्छा, मुझे खैर एक कंट्री बताइए जिसमें से ये तीनों ही लाइन पास होती हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में वो कंट्री ज़रूर बताइए, ठीक है। ये क्या है, ये विंटर सोलिस्टिस है, मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन जो कि 23.5 डिग्री साउथ पे पड़ता है। सूरज उस पे जो है उसकी खोपड़ी पे रहता है। ये विंटर सोलिस्टिस है जब सदर्न हेमिस्फेयर जो है ये इनके पास लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, ठीक है। तो जो ट्रॉपिक्स है इस वजह से इसमें लिमिट्स है सन के ओवरहेड होने की। और इसके ऊपर जो है वो अगर मैं बताऊं तो सन द नेवर ओवरहेड एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, है ना। और कहीं पे सन जो है सारा टाइम खोपड़ी पे नहीं रहता, ठीक है। ऐसा रीजन जो है वो सीजन्स वगैरह मार्क करते हैं, डिस्टेंस सीजनल चेंजेस आते हैं, स्प्रिंग समर ऑटम और विंटर इसी के बाद ही चेंज होती है, ठीक है। और आर्टिक सर्किल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ, उसके आगे बताऊं तो, और जो एंटार्टिक सर्किल है 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस भी आते हैं जब डार्कनेस जो है वो 6 महीने रहती है, डे लाइट कॉन्टिन्यूस रहती है ना। बाकी सारे जो अगर मैं बताऊं तो मतलब जैसे समझ लीजिए ना, ये सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 महीने सन नहीं निकला है तो यहाँ पे मतलब 6 महीने सन निकल रहा है ना। उसके बाद जब यहाँ पे रात होगी 6 महीने तो यहाँ पे जो है वो सूरज निकलेगा 6 महीने, है ना। तो बस सिंपल सी बात ये कह रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये बात बता दी यहाँ पे कि ये क्या है, क्या बुरा कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे हम यहाँ पे सीजनल चेंजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। तो ये क्या है कि सीजनल चेंजेस और उनका इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर पे। तो समर में सन जानते हैं हाईएस्ट होता है स्काई में दैन विंटर, है ना। जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, है ना। बहुत सारी है इसलिए दिन बहुत लंबे हो जाते हैं, रातें बहुत छोटी हो जाती हैं, है ना। और अगर हम वही जगह विंटर्स की बात करें तो सन बहुत कम निकलता है, बहुत जल्दी जो है वो सेट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ खास बहुत ज़्यादा समझाने लायक है नहीं, है ना। उसके बाद देखिए, है ना, स्नो वगैरह की जो होते हैं वो ऐसी वैसे इतना ज़्यादा बढ़ती हैं, वो सारी बातें उसके अंदर आती है। अब डॉन और ट्विलाइट के बारे में हम बात करेंगे तो समझते हैं जब जो पीरियड होता है ना, द पीरियड जो छोटा सा पीरियड होता है जब सनराइज होने वाला होता है ना। और फुल मतलब फुल डे लाइट होने से पहले, और सनराइज मतलब समझते हो आप, मतलब झलफलों में उजेला होता है ना। तो बस सनराइज हुआ मतलब सनराइज और फुल डे लाइट, मतलब ये यहाँ पे जो है सूर्य निकला, ठीक है, हल्का सूरज निकला और पूरी तरह से एकदम रोशनी दे दी। उसके बीच का जो छोटा सा पीरियड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉन बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे जो सनसेट और कंप्लीट डार्कनेस, आप देखते हो ना शाम को जो है वो सूरज ढह गया, ठीक है, ढह क्या गया मतलब सूरज ढल गया। और सूरज ढलने से लेके पूरी तरह से अंधेरा होने का जो बीच का छोटा सा पीरियड होता है उसे हम लोग ट्विलाइट या फिर आप कह सकते हो डस्क बोलते हैं।
है ना? ये फैक्ट है, दिस इज़ कॉज़्ड बाय द फैक्ट कि जो ड्यूरिंग पीरियड्स होता है डॉन ऑन ट्विलाइट का अर्थ यहाँ पे जो कुछ डिफ्यूज़्ड या फिर रिफ्रैक्टेड लाइट पाता है सन से, है ना? जो मतलब बची हुई लाइट है वो धीमे-धीमे पा रहा है ना? तो इस वजह से वो धीमे-धीमे झलफलों में इसलिए उजेला या अंधेरा होता है। हुँ? तो जो वर्टिकल पाथ पे अगर होता है ऐसा कुछ तो, है ना? तो फिर एक साथ में चला जाता, शॉर्ट होती। बट जो है यहाँ पे चीज़ें हैं कि भई धीमे-धीमे जो ढहा है, वही मेन रीज़न यही है यहाँ पे। अब देखिए उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूँ, तो देखिए होता क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इक्वेटर पे और जो आपका टेम्परेट रीजन है, उस टेम्परेट लैटिट्यूड है, उनमें क्या ये जो टाइम होता है आपका ट्विलाइट का कितना होता है, क्या होता है? तो उसमें मैं समझाऊँ। देखिए इक्वेटर पे तो सीधा-सीधा सन की रेज़ सीधा-सीधा पड़ती हैं, है ना? तो इस पे क्या होता है कि इस पे जो ये टाइम होता है ना, बहुत शॉर्ट होता है ना? वही जगह अगर मैं बताऊँ तो आपको टेम्परेट लैटिट्यूड पे, ठीक है? तो टेम्परेट लैटिट्यूड पे सन की जो रेज़ हैं वो कुछ ऐसे पड़ती हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा-सा आप कह सकते हो ओब्लीक पाथ हो जाता है ना? तो यहाँ पे जो डार्कनेस का टाइम होता है ये थोड़ा-सा रिफ्रैक्टेड लाइट ज़्यादा लंबी होती है ना? तो ये ज़्यादा लॉन्गर होता है स्टिल एट पोल्स, है ना? तो अगर यहाँ पे हमने ये बात आपसे करी। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे मैथमेटिकल लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन द ग्लोब, है ना? तो अभी इसके बारे में जानते हैं क्या है, क्या नहीं? तो देखिए इसका मतलब बेसिकली ये है कि अर्थ इतना बड़ा है, बिना किसी मैथमेटिकल मेथड के, है ना? ये हमारे लिए नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि हम प्लेसेस को इसके ऊपर लोकेट कर पाएँ कि ये प्लेस कहाँ पड़ती है, वो प्लेस कहाँ पड़ती है, ऐसा हम नहीं कह सकते बिना इसमें जो है वो किसी मैथमेटिकल किसी भी डिजिट का यूज़ करे बिना या किसी ऐसे मेथड का यूज़ करे बिना हम नहीं जान सकते कि कौन प्लेस कितनी दूर है ना? तो इस रीज़न की वजह से क्या हुआ है देख रहे हैं आप, इमेजिनरी लाइन्स को ड्रॉ करा गया, है ना? ग्लोब के ऊपर। और ये जो है आप ईस्ट से वेस्ट जा रही थी, ये लाइन जो है वो ईस्ट से वेस्ट जा रही थी और साथ ही साथ पैरेलल भी थी इक्वेटर के, ठीक है? आप देख सकते हैं दोनों लाइन को यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनको हम लोग जो है वो कहने लगे जो मतलब जो ईस्ट टू वेस्ट थी और पैरेलल थी इक्वेटर के, ये हम लोग लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड कहने लगे। अच्छा बचपन में मैंने इसको बहुत ही अच्छे से याद किया था, मैं चाहूँगी कि आपको मैं बताऊँ। तो देखिए यहाँ पे लेटी हुई लाइन्स हैं, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे देखिए लेटी हुई लाइन्स हैं, तो इसलिए इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, है ना? और ये लॉन्गिट्यूड लंबी-लंबी है, तो लॉन्गिट्यूड हम बोलते हैं। बस ऐसे समझ लीजिए जो पैरेलल है व ये आपका ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये हमारी लैटिट्यूड हो गई। और जो है जो दूसरी नॉर्थ से साउथ जा रही हैं मतलब लॉन्गी-लॉन्गी है, लंबी-लंबी है, तो ये लॉन्गिट्यूड हो गई। है ना? तो जो इंटरसेक्शन होता है लैटिट्यूड का और लॉन्गिट्यूड के पिन पॉइंट्स का, है ना? हर एक प्लेस पे अर्थ के सरफेस के, है ना? जैसे कि मान लीजिए ये देखिए ना ये यहाँ पे है तो ये इस जगह पे ये देखिए इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे। ना फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली जो है अगर देखिए वो तो अब आपको मतलब वो ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने आपको बताई कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो हमने यहाँ पे देखा है यहाँ पे ये है लैटिट्यूड लेटी हुई और ये लॉन्गिट्यूड है लंबी वाली, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि जैसे दिल्ली है वो अगर हम ऐसे निकालें तो 28 डिग्री 37 मिनट्स नॉर्थ में पड़ता है ना? तो इसलिए ईज़ी है। लंदन है 58 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में पड़ता है ना? तो अब सिडनी की बात बताऊँ तो सिडनी आपका 33 डिग्री 55 मिनट्स साउथ में पड़ता है। तो इन सब से हमने इस लाइन्स के इंटरसेक्शन से ही काफ़ी चीज़ों का पता लगाया, है ना? और हमने पता लगा पाए। तो चलिए अब हम यहाँ पे लैटिट्यूड और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कायदे से डिस्कस करते हैं। देखिए लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड एक एंगुलर डिस्टेंस है ना? एक अर्थ के पॉइंट के अर्थ सरफेस पे, है ना? जैसे डिग्री में हम मेजर करते हैं, है ना? सेंटर ऑफ द अर्थ से। और ये पैरेलल होता है ना? अब मैंने आपको बताया लेटी हुई लाइन तो पैरेलल होंगी, देखिए एक दूसरे से ये पैरेलल है ही है लेटे-लेटे, ठीक है? और ये आपका मिडवे में आती हैं पोल्स के। ये लाइन जो है मतलब पैरेलल ये इक्वेटर से है ना? इक्वेटर से पैरेलल है। ये देखिए ये इक्वेटर बीच में पड़ता है ना? तो अब इक्वेटर से देखिए सब सारी की सारी इक्वेटर से पैरेलल है। ये टर्म्स कुछ टफ नहीं होते हैं, बहुत ईज़ी होते हैं, समझने की बात होती है। तो इक्वेटर से देखिए इस तरह से पैरेलल है, इस तरह से ये पैरेलल होती हैं इक्वेटर से, है ना? जो कि मिडवे पड़ती हैं बिटवीन द पोल्स। अब ये सारी जो लाइन्स हैं ये देयरफॉर इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, है ना? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। एंड ग्लोब के ऊपर ये एक्चुअली एक सर्कल्स होते हैं बिकमिंग स्मॉलर पोल वॉट्स। ये सब इतना भी डीप में नहीं पढ़ना है। तो इन पॉइंट्स के बीच में क्या होता है, बिटवीन दीज पॉइंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन एट इंटरवल्स ऑफ 1 डिग्री। अब इसमें क्या होता क्या है, देखिए इक्वेटर रिप्रेजेंट करता है 0,
1 मिनट आपको थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। उसी पे ही समझाते हैं, ये ज़्यादा अच्छा डायग्राम था। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है कि सपोज़ ये इक्वेटर है, तो ये यहाँ पे 0 है, ठीक है? ये 0 है और जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो यहाँ पे 90-90 हो गए, ठीक है? 90 डिग्री हो गए, ये भी 90 डिग्री साउथ पोल हो गया, ठीक है? तो इन सारे पोल्स के बीच में क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ लैटिट्यूड है इनको ड्रॉ करा जाता है एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, ठीक है? 1 डिग्री के इंटरवल में इनको जो है वो ड्रॉ कर दिया जाता है, ठीक है? तो ताकि भैया लोकेशन जो भी मैप में हो, हर 1 डिग्री को सब डिवाइड करते हैं मिनट्स में। 1 डिग्री तो हो गया, ठीक है? और उसको फिर सब डिवाइड किसमें किया? मिनट्स में डिवाइड करा और मिनट्स को किसमें डिवाइड करा? सेकंड्स में डिवाइड करा, ठीक है? तो मतलब 1 डिग्री करा, उसके बाद 60 मिनट्स करा, उसके बाद उसको 60 सेकंड्स में भी डिवाइड करा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है वो इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना? आई एम सो सॉरी, हाँ ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्टिक सर्किल है और एंटार्क्टिक सर्किल है। तो कुंती हो गई भाई, हो गई ये 5। अब कहाँ कहाँ पड़ेंगी, आइए ये भी देख लिया जाए थोड़ा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे इक्वेटर तो सबसे ज़्यादा, सबसे पहले आपको पता ही है मिडिल में पड़ता है, एकदम सेंटर में इक्वेटर पड़ जाएगा आपका, है ना? और आर्टिक, हालाँकि आपने पढ़ा होगा बचपन में, लेकिन तब भी आपको बताऊँ तो देखिए ये इक्वेटर पड़ जाएगी, ठीक है? और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये जो है तीनों लाइन है और अब आपको पता ही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी लाइन है जो हमारे भारत से होके गुज़रती है और कहाँ से होके गुज़रती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ अगर आपको पता है तो। है ना? फिर आर्टिक सर्किल की बताऊँ तो 66 है ना, हाफ डिग्री नॉर्थ ऊपर आर्टिक सर्किल पड़ जाएगा और एंटार्क्टिक सर्किल बताऊँ तो वो नीचे पड़ जाएगा आपका 66 है ना, हाफ डिग्री साउथ में। क्लियर हो गई? तो हल्का-सा फ्लैट है अर्थ हमारे पोल्स पे, तो जो डिस्टेंस है डिग्री ऑफ लैटिट्यूड का पोल्स पे, ये थोड़ा ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करो इक्वेटर से, तो आप ये देख सकते हो ना लेटी हुई जो लाइन्स हैं, यहाँ पे ये थोड़ी ज़्यादा लंबी हैं अगर आप ये पोल वाली लाइन से कंपेयर करो तो, है ना? पोल वाली लाइन छोटी है ना? तो देखिए इक्वेटर 0 डिग्री पे है, तो ये करीब अगर मैं ऐसे डिजिट में बताऊँ तो 68.704 माइल्स है और एट 45 डिग्री इट इज़ 69.054 माइल्स, है ना? एट द पोल्स इट इज़ 69.407 माइल्स, है ना? तो अगर आप एवरेज ले लो तो 69 माइल्स का एवरेज निकलेगा। इतना कुछ बहुत कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मेन बात मैंने आपको समझा दी, ठीक है? फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन को पकड़ेंगे, वो रहेगी हमारी लॉन्गिट्यूड, है ना? तो लॉन्गिट्यूड एक एंगुलर डिस्टेंस है, आप जानते हो जिसे डिग्रीज में मेजर करते हैं अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। इसको प्राइम मेरिडियन मतलब आप देखिए ईस्ट और वेस्ट देखेंगे तो ये देख रहे हैं ये लंबी वाली लाइन, तो ईस्ट और वेस्ट से ही पता चलेगी, है ना? तो लंबी वाली लाइन है यहाँ पे, है ना? वो हम क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पे, है ना? तो अब यहाँ पे प्राइम मेरिडियन से हम यहाँ पे चेक करेंगे ईस्ट और वेस्ट से प्राइम मेरिडियन से, ठीक है? अभी ऐसे नहीं, अभी समझिएगा आप इसको, हम क्लियरली आपको समझाते हैं, ठीक है? तो ग्लोब के ऊपर लॉन्गिट्यूड आपको दिखेगा एक सीरीज ऑफ सेमी सर्कल है ना? आप देख रहे हो ना, आधा ही आधा है तो सेमी सर्कल है, लंबी लंबी लाइन, ठीक है? तो सेमी सर्कल है ये आपका, जो आपका पोल टू पोल जाती है ना? तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपकी पोल से पोल की तरफ जा रही है। और प्राइम मेरिडियन से अगर देखें तो हम ये इधर ईस्ट वेस्ट वो अलग की बात है, ऐसे अगर जाएगी तो पोल टू पोल जा रही है ये, क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसे जाएगी थ्रू द इक्वेटर और ऐसी लाइंस को जो है वो हम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है? तो पोल से पोल पास करेंगी इक्वेटर के माध्यम से, ये बीच में इक्वेटर है पड़ेगा और उसको क्रॉस करते हुए पोल से पोल जा रही हैं, ऐसी लाइंस को हम मेरिडियंस बोलते हैं। और इक्वेटर के विपरीत जो कि सेंट्रली प्लेस्ड है बिटवीन द पोल्स, आप देख लेते हैं इक्वेटर तो सेंटर में है ना? पोल्स के बीच में है, कोई भी मेरिडियन जो है वो आप जो है ले सकते हो, एनी मेरिडियन कुड हैव बीन टेकन टू बिगिन द नंबरिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये फाइनली डिसाइडेड है कि 1884 की बात है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा ये डिसाइड हुआ कि टू चूज एज जीरो मेरिडियन एट वन विच पासेस थ्रू द, है ना? मतलब हुआ क्या था कि 1884 में, एक सेकेंड, 1884 की बात है जब यहाँ पे जीरो मेरिडियन को चूज करा गया था एट वन विच पासेस थ्रू द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, है ना? ग्रीनविच जो कि लंदन के पास है, वहाँ से जो है ये पास करी ये जीरो, जिसे आप जीरो मेरिडियन कहते हो उसको, है ना? तो वहाँ लंदन में ये ग्रीनविच जगह है, वहाँ से ये पास करी और ये इसका नाम हम लोगों ने रखा
0 डिग्री मतलब प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री थी, जिससे दूसरे सारे मेरिडियन जो है वो उसके बाद ही मतलब उसके बाद ही जो है सारे मेरिडियंस को देखने लगे कि उसी से ही हम लोग काउंट करते हैं कि उसके ईस्ट में और उसके वेस्ट में, ठीक है? तो उसको हमने यहाँ पे 0 कंसीडर करा और मतलब ये 180 डिग्री तक के लिए ईस्ट और 180 डिग्री तक के लिए वेस्ट, ठीक है? तो अर्थ देखिए स्फेरिकल है और इसके सर्कमफ्रेंस जो है कैलकुलेट करा गया है करीब 25,000 माइल्स का, है ना? 25,000 माइल्स लीनियर डिस्टेंस का, जिसमें हर 360 डिग्री निकलेगा लॉन्गिट्यूड का। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर लें तो 25,000 को आप डिवाइड कर लो 360 डिग्री से, तो कुछ निकल के आएगा 69.1 माइल्स, है ना? तो लैटिट्यूड जो है वो शॉर्टर हो जाता है पोल में, है ना, टू द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो कि कवरेज है आपका पोल्स पे, है ना? तो यहाँ पे इतना हम नहीं बात करेंगे, बट दे हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, दे डिटरमाइन लोकल टाइम रिलेशन टू जीएमटी। जीएमटी का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, है ना? यहाँ पे वर्ल्ड टाइम भी कहते हैं। तो अब जो भी लोकल टाइम है जो भी आप डिसाइड करोगे वो जीएमटी के बेसिस पे करोगे, है ना? तो ये इन्होंने देख लिया था कि ये 0 डिग्री है, तो यहाँ से ही बेसिस पे हम क्या कहते हैं बाकी टाइम जगह का डिसाइड करेंगे, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पे बात हुई। फिर हम लॉन्गिट्यूड और लाइन में क्या है क्या नहीं, इस बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। तो देखिए लोकल टाइम क्या होता है, तो लोकल टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे कि अब यहाँ पे थोड़ा गौर से समझिएगा, जो अर्थ है हमारा ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है 360 डिग्री का, है ना? ये वो पूरा घूमा, है ना? आया ये पूरा 360 डिग्री का लिया इसने एक रेवोल्यूशन, सॉरी एक जो है रोटेट करा इसने 360 डिग्री का 1 डे में, ठीक है? रोटेट कैसे करेगा, एक पूरी जगह पे घूमा और पूरा ही घूम गया ये कितना, एक दिन में 24 घंटे में ये पूरा घूमा 360 डिग्री, ठीक है? तो ये क्या करेगा, ये पास करता है थ्रू 15 डिग्री इन 1 आवर। तो अगर हम डिवाइड कर लें इसको, अब समझो 360 डिग्री को अगर आप 24 से डिवाइड कर दो, 24 आवर्स में करता है ना, तो 24 आवर्स से डिवाइड कर दो, तो अगर आंसर निकल के आएगा कुछ 15 डिग्री, 15 डिग्री 1 घंटे में, ठीक है? 15 डिग्री 1 घंटे में, है ना? या आप कह सकते हो 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, अगर हम इसको भी अभी डिवाइड कर दें तो 1 डिग्री ये घूमता है करीब 4 मिनट में। तो ये प्लीज़ कैलकुलेशन याद रखिएगा, ठीक है? तो समझिए, फिर समझिए कि 15 डिग्री मतलब 360 डिग्री अगर ये 24 घंटे में घूम रहा है, तो ये 15 डिग्री घूमेगा 1 घंटे में, ठीक है? और उससे भी छोटी यूनिट लेकर आए हम, तो 1 डिग्री घूमेगा 4 मिनट में। समझ रहे हो आप? तो जो अर्थ है वो रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है? वेस्ट से ईस्ट घूमता है हम जानते हैं, तो हर एक 15 डिग्री पे हम जो है वो मतलब वी गॉट ईस्टवर्ड, लोकल टाइम इज एडवांस बाय 1 आवर, है ना? अगर हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो लोकल टाइम जो है वो 1 घंटे से आगे होगा, ठीक है? और अगर हम वही वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो लोकल टाइम जो है वो पीछे होगा 1 घंटे से, है ना? भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये मान लो सपोज़ करो कोई ग्रीनविच की लाइन यहाँ से गई हुई है, ठीक है? यूरोप में आ जाओ इधर, तो अगर हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, लोकल टाइम यहाँ पे 1 घंटे से बड़ा होगा, ठीक है? ये है मेरिडियन से अगर हम 1 घंटे से बड़ा होगा, और अगर हम फिर वेस्ट की तरफ जाएँगे तो 1 घंटे से वहाँ पे कम होगा। तो इतना समझ में आई आपको? तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जो प्लेसेस जो कि ग्रीनविच में है ना? सी द सन अर्लियर, तो जो जो ग्रीनविच में जो प्लेसेस हैं, है ना? मतलब ग्रीनविच के जो ईस्ट में प्लेसेस हैं, मतलब जो ग्रीनविच है यहाँ पे इसके जो ईस्ट में प्लेसेस हैं वो सन को पहले देखेंगी, है ना? और वही जगह वेस्ट में देखें तो सन को बाद में देखेंगी और ये लूज करती हैं टाइम, ठीक है? तो अगर हमें ग्रीनविच मीन टाइम जो है अगर हमें पता है जीएमटी, है ना? इफ वी नो जीएमटी टू फाइंड आउट लोकल टाइम, है ना? हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा डिफरेंट नंबर ऑफ आवर्स को, जो भी जो है वो दिए गए हैं लॉन्गिट्यूड में, है ना? तो एक सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो यहाँ पे वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट WLS, ठीक है? तो अगर हम कहें ईस्ट गेन ऐड, मतलब ईस्ट जो पाता है तो ईस्ट गेन ऐड, तो एक मतलब तरीके से EGA का फॉर्मूला है और WLS का फॉर्मूला है। मतलब समझिएगा यहाँ पे एक है फॉर्मूला याद रखने का EGA का, हालांकि इतनी आपसे कोई करवाएगा नहीं लेकिन तब भी आप समझ लीजिए। तो एक है फॉर्मूला यहाँ पे EGA का और दूसरा है फॉर्मूला आपका WLS का, ठीक है? तो EGA का फुल फॉर्म क्या होता है, EGA का फुल फॉर्म होता है ईस्ट गेन ऐड, और उसका मतलब ऐड हो, उसमें तो टाइम ऐड हो जाएगा, और ये लूज करता है तो वेस्ट लूज सब्सट्रैक्ट, ठीक है? तो हम अपने तरीके से इसको निकाल सकते हैं। हेंस व्हेन इट इज नून, जब नून होता है तो लंदन जो कि आपका लॉन्गिट्यूड इसका 0.5 डिग्री वेस्ट है, तो लोकल टाइम मद्रास का जो होता है वो आगे होता है कुछ 5 घंटे 20 मिनट से,
फिर समझिएगा यहाँ पे कि जब यहाँ पे नून होता है, दोपहर होती है लंदन में, ठीक है? नून होता है लंदन में जिसका लॉन्गिट्यूड 0.5 डिग्री वेस्ट है। तो जो लोकल टाइम होता है मद्रास के लिए जो कि 80 डिग्री ईस्ट में है, तो ये क्या होगा? ये 5 आवर्स 20 मिनट्स 5 घंटे 20 मिनट आगे चल रहा होगा लंदन के। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम लोग इधर थोड़ा ईस्ट में हैं, ठीक है? लंदन यहाँ पे थोड़ा हमसे वेस्ट में है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें निकलती हैं। अब देखिए यहाँ पे कई सारे तरीके हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड को डिटरमाइन करने के किसी भी प्लेस की। सिंपल तरीका ये है कि हम कंपेयर कर दें जो लोकल टाइम है उसको जीएमटी से, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से हम कंपेयर कर दें। कैसे? लिस्ट करके टू बीबीसी रेडियो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कैप्टन है किसी शिप का, है ना, इन द मिड्स ऑफ द ओशन, वो चाहता है कि वो पता लगाए कि किस लॉन्गिट्यूड में उसकी शिप है इस समय। तो अगर जीएमटी जो है वो 8 एएम है, मतलब मान लीजिए कोई जीएमटी जो है वो 8 एएम है, ठीक है? तो ये नून होगा लोकल रीजन में, है ना? लोकल रीजन में क्या होगा? नून होगा। इट मीन्स दैट ही इज 4 आवर्स अहेड ऑफ द ग्रीनविच, ठीक है? अगर जो है वो इसका मतलब ये है कि वो ग्रीनविच टाइम से 4 घंटे आगे चल रहा है ना? और ऐसा हो सकता है कि मस्ट बी ये ग्रीनविच के ईस्ट में हो। तो अगर वो ऐसे निकालना चाहता है तो 4 आवर्स को उसने 15 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया। भैया 1 घंटे में 4 डिग्री बढ़ रहा था, तो सॉरी 15 डिग्री बढ़ रहा था, तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया 4 घंटे से, तो 60 डिग्री ईस्ट उसकी लोकेशन निकल के आ गई, है ना? तो जैसे मैंने आपको पहले कैलकुलेट करना सिखाया था उस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम और टाइम जोन्स के बारे में कुछ बातें आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग सी बात है कि होने क्या लगा कि जैसे एक ही बहुत बड़ा देश था, ठीक है? जो बड़े-बड़े देश थे, उसमें तो बड़ी-बड़ी जगह होती थी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ कि मान लीजिए जॉर्ज टाउन था, है ना? तो जॉर्ज टाउन में कुछ 10 बज रहा है सुबह का, है ना? और पेनांग जो है वो 10:10 है कोटा भरू में, है ना? मतलब जॉर्ज टाउन पेनांग में जो है वो 10 बजा है और यहाँ पे 10 बज के मतलब 10 बज के 10 मिनट हो रहा है मान लो कोटा भरू में, है ना? क्यों? क्योंकि मसला क्या है, मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक बड़ी-सी कंट्री है, ठीक है? अब उसमें क्या हुआ कि एक टाउन में कुछ मान लीजिए 10 बजा था सुबह का, ठीक है? और दूसरे टाउन में जो कि मान लीजिए 2 एंड हाफ डिग्री लैटिट्यूड में थोड़ा डिफरेंस था उन दोनों टाउन्स में, तो दूसरे टाउन में 10 बज के 10 मिनट हो रहे थे, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ में तो प्रॉब्लम ये होने लग गई। ये छोटी कंट्री में तो चल जाता है, बड़ी कंट्री में तो इतना बड़ा एरिया है, दूर-दूर पे शहर होते हैं। तो अब कैसे ही हुआ, बहुत कन्फ्यूजन होने लग गई। यूएसए, चाइना, इंडिया, यूएसएसआर ऐसी जगहों पे बहुत कन्फ्यूजन होने लग गई। अब भाई जो ट्रैवलर जाएगा तो क्या अपनी घड़ी थोड़ी चेंज करता रहेगा। तो इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को हटाने के लिए क्या करा गया, एक सिस्टम लाया गया जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम, है ना? जिसे सारी कंट्रीज़ ने जो है वो ऑब्ज़र्व करा स्टैंडर्ड टाइम। और ज़्यादातर कंट्रीज़ जो थी उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट करा सेंट्रल मेरिडियन से अपनी कंट्रीज़ के। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट करा मेरिडियन कितना 82 एंड अ हाफ डिग्री 82.5, ठीक है? 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट फॉर द स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम के लिए हमारी भारत की सरकार ने भी 82 एंड 5 डिग्री ईस्ट को चूज़ करा, जो कि आप कह सकते हो कि 5 आवर मतलब 5 आवर्स 30 मिनट्स जो है वो आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से, है ना? तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे कुछ 5.5 घंटे आगे है, जो हम लोगों ने चूज़ करा 82 मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट को, है ना? तो पूरे वर्ल्ड ने इनफैक्ट इसको डिवाइड करा गया कुछ 24 स्टैंडर्ड टाइम ज़ोन में, है ना? और हर एक जो है वो डिफरेंट था अपने से 15 डिग्री से लैटिट्यूड में या 1 घंटे से टाइम में, है ना? मतलब अपने हिसाब से इन लोगों ने करा। तो जैसे बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए, कनाडा और यूएसएसआर, अब ये क्या करती, है ना? इनके पास बहुत बड़ा एरिया था ईस्ट वेस्ट में, तो ये क्या करती, तो इन्होंने कई सारे टाइम ज़ोन्स को अडॉप्ट करा। तो यूएसएसआर सबसे बड़ी कंट्री थी, है ना? जो एक्सटेंड करती थी करीब, आप देखते ही हो आप यूएसएसआर कितनी बड़ी है ना? इतनी बड़ी है यूएसएसआर, ये पूरा इतना इतना ज़्यादा एरिया है। तो इसने करीब आप कह सकते हो 165 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है इसमें। तो इसमें कुछ 11 ज़ोन्स आई, है ना? जब ये यहाँ 10 बजता था रात का मंडे नाइट को लेनिनग्राड में, तो ये ऑलमोस्ट 7 बज रहा होता था सुबह का, है ना? अगले ट्यूसडे का आपका व्लादिवोस्टॉक में, है ना? तो अलग-अलग शहरों में बात थी इनके। ट्रैवलर्स अलोंग द जो
ट्रांस साइबेरियन रेलवे के थे, इन्होंने भी एडजस्ट करी अपनी वॉचेस ऑलमोस्ट 12 से ज़्यादा बार करते थे ना, 1 दर्जन से ज़्यादा बार करते थे बिफोर, जब तक अपने डेस्टिनेशन पहुँचने से पहले। दोनों ही कनाडा और यूएसए जो हैं, और उनके कुछ 5 टाइम ज़ोन्स थे, है ना? और अटलांटा, ईस्टर्न, सेंट्रल, माउंटेन, पैसिफिक टाइम ज़ोन्स वगैरह अलग-अलग तरह के। और जो डिफरेंस है बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ द अटलांटिक एंड पैसिफिक कोस्ट, ये नियरली 5 घंटे का है ना? अगर हम बताएँ तो अटलांटिक और आखिरी में पैसिफिक, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है करीब 5 घंटे का है ना? तो ये सारी 5 टाइम ज़ोन जो कि नॉर्थ अमेरिका की हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, एक छोटा-सा करेक्शन है, आई एम सो सॉरी, छोटा-सा करेक्शन है जो अभी मैंने यूएसए के बारे में बताया। तो यूएसए में क्या है कि 6 टाइम ज़ोन है, ये अपडेटेड है, थोड़ा जीसी लॉन्ग में गड़बड़ लिखा हुआ था। तो यूएसए में थोड़ा 6 जो है वो अब टाइम ज़ोन्स हैं, जिसमें नाम उसका है, एक हवाई, दूसरा है अलास्का, तीसरा है ईस्टर्न, चौथा है सेंट्रल, पाँचवाँ है माउंटेन और आखिरी में है पैसिफिक, है ना? तो उसके लिए थोड़ी-सी माफ़ी। तो ऐसा कुछ है, अगर आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम ज़ोन्स किस कंट्री के अंदर आती है, तो वो फ्रांस है, इंक्लूडिंग कोस्टल टाइम ज़ोन्स, कुछ 12 टाइम्स ज़ोन उसने अडॉप्ट कर रखे हैं, है ना? अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में कुछ। तो देखिए, सीन क्या है कि एक ट्रैवलर अगर मान लीजिए ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो वो टाइम गेन करेगा, मैंने बताया, है ना? और जब तक के लिए वो मेरिडियन 180 डिग्री ईस्ट पे नहीं पहुँच जाता, तब तक के लिए उसका जो है वो टाइम बढ़ता ही जाएगा। और जब ये क्या होगा, जब ये 12 घंटे आगे हो जाएगा जीएमटी के टाइम से, है ना? जो ग्रीनविच मीडियम टाइम है, उससे जब 12 घंटे आगे हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये 180 डिग्री वेस्ट पे पहुँच जाएगा। तो जब 180 डिग्री वेस्ट पे पहुँच जाएगा, है, तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 12 घंटे इधर से आगे आ गया और 12 घंटे इधर से होगा, तो इसका मतलब 24 घंटे का डिफरेंस हो गया टोटल, ठीक है? तो क्या होगा, ये पूरे दिन का एक डिफरेंस उसके मतलब उसने ले लिया, है ना? 2 साइड में आने के मतलब, तो इससे क्या पता चलता है कि 180 डिग्री जो है बिटवीन 2 साइड ऑफ द 180 डिग्री मेरिडियन, तो जो 180 डिग्री मेरिडियन होगा, है ना? उसकी दोनों ही साइड अगर हम यहाँ पे मिला लें, तो कितना 24 घंटे का कुछ सीन निकल के आ रहा है ना? तो यहाँ पे ये जो है वो है इंटरनेशनल डेट लाइन, जहाँ पे डेट चेंज होती है एग्ज़ैक्टली 1 दिन से, है ना? एग्ज़ैक्टली जब 1 दिन से डेट चेंज हो जाती है, तो क्या होता है कि वो इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है ना? एक ट्रैवलर अगर वो क्रॉस कर रहा है डेट लाइन को ईस्ट से वेस्ट, है ना? ईस्ट से वेस्ट अगर वो क्रॉस कर रहा है, तो उसको 1 दिन वो गेन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज़ बिकॉज़ वो टाइम गेन करेगा, है ना? तो 1 दिन उसको यहाँ पे बढ़ता मिल जाएगा। 10 अगर ये मान लीजिए 10 व्हेन इट इज़ मिडनाइट, मान लीजिए रात का वक्त है और फ्राइडे है, एशियाटिक मतलब एशियन इधर साइड पे हमारे फ्राइडे है, तो अगर आप लाइन को ईस्टवर्ड क्रॉस करोगे, तो आप 1 दिन एक्स्ट्रा पालोगे, ठीक है? और ये मिडनाइट होगा थर्सडे का, है ना? अमेरिकन साइड पे। तो आपको पता ही ना भई, ये तो यहाँ इधर अगर फ्राइडे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर क्या होगा, इधर तो थर्सडे चल ही रहा है ना, तो अगर इसने यहाँ पे क्रॉस कर लिया, 180 डिग्री पहुँच गया, तो 1 दिन ये क्या पड़ जाएगा, 1 दिन इसको और मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये थर्सडे हो जाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे तो थर्सडे था ही, हमने क्या वहाँ पढ़ा था कि अगर हम इधर जाएँगे तो दिन कम चल रहा है वहाँ पे, है ना? तो अमेरिका साइड पे, तो ये एक्सपीरियंस करेगा सेम कैलेंडर डेट ट्वाइस, है ना? 2 बार ये सेम कैलेंडर डेट को एक्सपीरियंस करेगा, है ना? तो हुआ क्या था, मैंने आपको पहले बताई थी एक मैगलन के बारे में, जो शिप लेके अपनी टहले थे, है ना? 1522 तक के लिए। तो जब ये मैगलन की शिप इवेंचुअली पहुँची, है ना? अपने घर पहुँची स्पेन में 1522 को, जब इसने पूरा घूमा, चाड़ा, पूरे वर्ल्ड में घूमा, है ना? फ्रॉम अटलांटिक ओशन टू द पैसिफिक ओशन एंड वेस्टवर्ड अक्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो क्यू को कुछ पता, तो उस समय क्रू को उनके पता नहीं कि भैया हम दिन पा लेंगे या दिन हमारा घट जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा, उनको कुछ पता नहीं था इसके बारे में, है ना? तो उनका क्या हुआ कि जो है, जो क्रू नो नथिंग अबाउट एडिंग अ डे और वन दे हैड मिस्ड, है ना? उनको पता नहीं था कि हम ये दिन खो देंगे या पा लेंगे, है ना? तो इनको क्या लगा कि ये जो है वो अराइव हुए हैं 5 सितंबर को, है ना? काफ़ी शॉक्ड हो गए ये बात समझने से कि हैं, डेट मतलब दे वर शॉक्ड टू बी टोल्ड दैट द डेट वाज 6 सितंबर, है ना? तो क्यों? क्योंकि एक जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, जो मतलब वेलिंगटन को मान लीजिए कि 5 बजे शाम है फ्राइडे, है ना? और मान लीजिए अभी जो भी एयरक्राफ्ट चल रहे हैं इस समय, प्लेन जो हैं ही हैं, अगर ये वेलिंगटन से निकलते हैं 5 बजे शाम को फ्राइडे को और हवाई पहुँचते हैं, हवाई कहाँ है? आपके चाइना में, अगर सॉरी जापान में।
अरे आई एम सो सॉरी, यूएसए की आइलैंड चेन है हवाई, है ना? तो अगर ऐसे समझते हैं कि अभी आपके लिए ये क्वेश्चन है कि अगर एक अभी का मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो है, अगर ये वेलिंगटन मतलब न्यूजीलैंड से ही निकला है और 5 बजे शाम को निकला है फ्राइडे को और ये हवाई पहुँचता है, ठीक है? 4100 माइल्स दूर है ये और ये 2 बजे दोपहर में पहुँचता है ना? आप समझिए 5 बजे शाम को निकला था फ्राइडे के और ये 2 बजे दोपहर के 2 बजे फ्राइडे को ही सेम फ्राइडे को पहुँच गया। तो सेम एयरक्राफ्ट अब ये जब रिटर्न जर्नी लेगा हवाई से और ये शाम को 6 बजे शाम को 6 बजे फ्राइडे को जब ये वहाँ से निकलेगा, बट ये वेलिंगटन आता है 11 एएम ऑन संडे, ठीक है? तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? अब हमको बताइए आप कहाँ पे हैं, क्या है, क्यों ऐसा हुआ? अच्छा ख़ैर इंटरनेशनल डेट लाइन जो है मिड पैसिफिक में ये कर्व करती है अराउंड फ्रॉम द नॉर्मल जो 180 डिग्री मेरिडियन है, वो आपका कहाँ पड़ेगा? आपका बेरिंग स्ट्रेट में पड़ता है, फिजी, टोंगा और दूसरे आइलैंड जो हैं वहाँ पे, ताकि यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है इसका डे और डेट का, ये हम कुछ हद तक कुछ आइलैंड ग्रुप जो है ये मतलब हम सॉल्व कर सकें, है ना? कुछ जो आइलैंड ग्रुप्स का है दैट आर कट थ्रू बाय द मेरिडियन, तो हम इसका थोड़ा कन्फ्यूजन जो है वो सॉल्व कर सकें, है ना? तो ये 180 डिग्री अगर आपसे कोई पूछे मेरिडियन कहाँ से निकलता है, तो वो बेरिंग स्ट्रेट, फिजी, टोंगा और दूसरे आइलैंड से मतलब मेन तो ये बेरिंग स्ट्रेट से होके निकलता है ना? कुछ उनमें से जो हैं वो एशियाटिक या फिर न्यूज़ीलैंड स्टैंडर्ड टाइम भी हैं और दूसरे कुछ फ़ॉलो करते हैं अमेरिकन डेट और टाइम, है ना? ये जो आइलैंड्स हैं उनमें से, है ना? तो ऐसा कुछ सीन होता है यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं इंटरनेशनल जो डे लाइन है कैसे निकलती है यहाँ से होते हुए, है ना? जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? सॉरी वो आइलैंड वाला थोड़ा-सा कन्फ्यूजन था तो मैंने ऐसे बोल दिया। तो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये मेरी कोशिश है क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा-सा वो हो जाता है ना, तभी मैं इसमें हाथ थोड़ा कम डालती हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप पूरा अच्छे से इलस्ट्रेट करो चीज़ें, तब थोड़ा ज़्यादा समझ में आती हैं। तो फिर भी अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो बताइए, मैं कंटिन्यू करूँगी इसे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। बाकी सब कुछ सेम ही है। अगर बस अपना व्यू मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आप बोलोगे तभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। अदरवाइज़ आई विल लव टू डू अदर थिंग्स। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।